नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है घोषणात्मक डिक्रियां, चाहे किसी परिस्थिति की हो या किसी अधिकार का। ठीक है फ्रेंड, तो आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिक्लेरेटरी डिक्री ऑफ स्टेटस और राइट, जो कि सेक्शन 34 और 35 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 से संबंधित है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसको समझने के लिए हम एक प्रश्न को लेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। और ये प्रश्न बिहार सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज में पूछा जा चुका है। तो ठीक है फ्रेंड, अगले स्लाइड पे चलते हैं और प्रश्न के माध्यम से घोषणात्मक डिक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड, प्रॉब्लम या सवाल ये है कि ए एक व्यक्ति है जिसने सूट अगेंस्ट बी, यानी बी के खिलाफ एक वाद फाइल किया, ये घोषणा करते हुए कि जो सर्टेन प्रॉपर्टी है वो उसका मालिकाना हक ए के पास है। ठीक, और आगे ए ने उस वाद में कोई रिलीफ नहीं मांगी। ठीक, बी के खिलाफ वाद लाया गया था, तो बी ने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया और कहा कि बी जो है उस प्रॉपर्टी पे जिसका मालिकाना हक ए बताता है अपने आप को, उस पर मैं काबिज हूँ और मैं काबिज हुआ हूँ सी के माध्यम से, और सी हमारे हिसाब से जो है उस प्रॉपर्टी का मालिक है, ए नहीं है। ठीक, और बी आगे ये भी कहता है कि उस प्रॉपर्टी पर मैं ऐसा किराएदार रह रहा हूँ। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी ए की नहीं सी की है। ठीक, आगे क्या हुआ कि ए ने उसी वाद में सी को भी एज ए डिफेंडेंट जोड़ दिया, यानी कि प्लेंट पे अमेंडमेंट किया और सी को भी पार्टी बना दिया, और उसके खिलाफ भी एक डिक्लेरेटरी रिलीफ क्लेम कर दिया, यानी कि ए ने अपना दावा उस प्रॉपर्टी पर बी के खिलाफ तो किया ही था, सी के खिलाफ भी कर दिया। ठीक, अब सवाल ये है कि क्या ये सूट अमेंडमेंट की गई है, ये मेंटेनेबल है? अगर मेंटेनेबल है तो कैसे और किस प्रावधान के अंतर्गत? ठीक है, ये हमें बताना है। दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सेक्शन 34 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के प्रावधानों को देखना होगा, जो कि आपके समक्ष आ रहा है, जो डिक्लेरेटरी डिक्रीज यानी घोषणात्मक डिक्रियां से संबंधित है। ठीक है, अब इसका वर्डिंग देखिए कि डिस्कशन ऑफ द कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट, यानी ये न्यायालय का विवेकाधीन है कि किसी भी घोषणात्मक डिक्री, चाहे वो किसी परिस्थिति का हो या कोई अधिकार का हो, वो घोषणा तभी करेंगे जब न्यायालय को उचित लगेगा। और वो कब होगा? तो देखिए कि एनी पर्सन, कोई व्यक्ति, इंटाइटल्ड टू एनी पर्सन टू एनी लीगल कैरेक्टर, अगर किसी लीगल कैरेक्टर, विधिक कैरेक्टर का अधिकारी है वो, या किसी अधिकार का संबंधित किसी संपत्ति से हो, ठीक है, तो वो एक सूट दाखिल करेगा इस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो कि उसके अधिकार और लीगल कैरेक्टर को डिनाय करता हो या इच्छुक हो उस टाइटल को विरोध करने का, या कैरेक्टर या राइट का। ठीक, तो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अधिकार है, उसको लगता है किसी संपत्ति पे, चाहे वो टाइटल हो, कैरेक्टर हो, राइट हो, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वो वाद लेकर के आएगा जो इस चीज़ को खिलाफत कर रहा है। ठीक है, अब जब कोर्ट के समक्ष जब दोनों व्यक्ति उपस्थित होंगे तो कोर्ट के विवेकाधीन निर्भर करता है कि वो ऐसा डिक्लेरेशन, हमको लगता है कि अगर जो व्यक्ति सूट फाइल किया है वो किसी संपत्ति का अधिकारी है, चाहे उसमें मालिकाना हक उसका हो या कोई अनलीगल राइट डेवलप हो रहा है, तो वो कोर्ट जो है ऐसे व्यक्ति के पक्ष में डिक्लेरेशन कर सकता है, घोषणा कर सकता है। ठीक है, एंड फिर आगे कोई फर्दर रिलीफ देने की ज़रूरत उसे नहीं होगी। लेकिन एक प्रोविजन इसमें जुड़ा हुआ है कि अगर कोई ऐसे मामला है जिस पे मालिकाना हक प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है, और उस पर कब्जा जैसे इंस्टेंस जो सेकेंडरी रेमेडी है, वो अगर वो नहीं कहता है, नहीं मांगता है, तो कोर्ट जो है फिर ऐसी एक
मांग को पूरा नहीं करेगा। यानी कि न्यायालय जो है वो ऐसा डिक्लेरेशन प्लेंटिफ के पक्ष में नहीं करेगा जो कि एक ऐसे रिलीफ को भी मांग कर सकता था और उसने उस मांग को छोड़ दिया, ओमिट कर दिया है, ठीक है, अपनी घोषणा में जिक्र नहीं किया है। तो कोर्ट फिर एक ही डिक्लेरेशन के लिए और एक ही अधिकार के लिए घोषणा नहीं करेगा। फ्रेंड, आपको बताते हैं कि सेक्शन 34 का जो प्रोवाइजो जोड़ा गया है, इसका मेन पर्पस यही है कि बार बार सूट ना लाया जाए, यानी कि टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटीज ऑफ सूट को रोकने के लिए ही ये प्रावधान प्रोवाइजो बनाया गया है कि प्लेंटिफ को जो भी मांगना है वो एक ही सूट में मांग ले, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि एक बार इस सूट में मांगे, फिर एक मांग रह गया है जिसको जानकारी थी, फिर इसके लिए फिर दूसरा सूट फाइल करे वो। तो इसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकने के लिए किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को बार बार हैरेस न किया जाए, इसलिए सेक्शन 34 का प्रोवाइजो बनाया गया है। अब सेक्शन 34 के प्रावधान को हमने देखा, अब उसके आवश्यक तत्व को देखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला ये है कि सेक्शन 34 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति कोई घोषणात्मक डिक्री चाहता है तो ये दिए हुए 4 पॉइंट होना आवश्यक है। पहला कि जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो अधिकारी हो, किसका, किसी लीगल कैरेक्टर का, एनी राइट, अधिकार हो किसी संपत्ति पे उसका, ये 2 चीज़ का उसे दावा करना पड़ेगा, लीगल कैरेक्टर हो, टाइटल हो या राइट, ठीक। दूसरी पॉइंट है कि जो जिसके खिलाफ ये लाया जा रहा है वो व्यक्ति इस लीगल कैरेक्टर, राइट या टाइटल को डिनाई कर रहा हो, ठीक है, या इंटरेस्टेड हो या डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे वो डिनाई कर रहा हो उस चीज़ को, ठीक। तीसरी बात ये है कि जो रिलीफ इसमें सॉर्ट की जाएगी, जो इसमें जो रेमेडी ली जाएगी वो एक घोषणात्मक होना चाहिए, ठीक है। यानी प्लेंटिफ जो है इसमें जो भी रिलीफ लेगा वो लीगल कैरेक्टर या लीगल स्टेटस का डिक्लेरेशन संबंधित रिलीफ होना चाहिए, कोई और रिलीफ नहीं होना चाहिए, या राइट टू प्रॉपर्टी हो या कोई लीगल स्टेटस हो या कैरेक्टर हो, सभी डिक्लेरेशन के स्टेज पे होना चाहिए, यानी घोषणात्मक होना चाहिए। चौथा कि जहां पर प्लेंटिफ इस घोषणा के सिवाय भी कुछ और रिलीफ अगर ले सकता था तो उसे भी जिक्र कर देना चाहिए। अगर वो जिक्र नहीं करेगा तो फिर इसी आधार पे उसका सूट जो है वो नॉन मेंटेनेबल हो जाएगा, ठीक है। और इस बात का जिक्र सेक्शन 34 के प्रोवाइजो में दिया हुआ है कि घोषणात्मक के साथ साथ या डिक्लेरेशन के साथ साथ कोई अदर रिलीफ अगर प्लेंटिफ लेना चाहे, जैसे इंजंक्शन है, पोजीशन है, वो उसको अपने सूट में मेंशन कर देना चाहिए। अब मिले ना मिले ये कोर्ट के डिस्कशन पर निर्भर करता है, ठीक। अब सेक्शन 35 देखते हैं जो कि प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन की बात करता है। यानी कि जब सेक्शन 34 में डिक्लेरेटरी डिक्री, घोषणा पर डिक्री जब पास हो जाती है तो ये डिक्री जो है उन पक्षकारों के बीच में लागू होता है जो वाद में नामित है, यानी वाद में पक्षकार हैं वो, या उनके एजेंट या ट्रस्टी के बीच में ही घोषणा लागू होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप देखें तो कुछ ऐसे स्टेप्स दिए हुए हैं, जो 6 पॉइंट दिए हुए हैं जिसपे कोई भी डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए सूट नहीं लाई जाएगी। यानी कि इन 6 पॉइंट के आधार पर आप कोई भी घोषणा पर डिक्री के लिए सूट नहीं लाएंगे। जैसे पहला है नेगेटिव डिक्लेरेशन, यानी कि किसी को रोकने के लिए, कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, उससे रोकने के लिए कि वो काम ना करे। जैसे आपका खेत खलियान है, वहाँ से कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता है, आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो, तो आप इसके लिए सूट नहीं लाएंगे कि नहीं फला व्यक्ति जो है वो हमारे खेत खलियान से कभी नहीं जाएगा। तो इस तरह कोई नकारात्मक घोषणा के लिए आप सूट नहीं लाएंगे। दूसरा कि इस बात का घोषणा करना कि कोई वसीयत बनी हुई है और टेस्टेटर ने अपने जीवन काल में उस वसीयत को बना दिया है, यानी विल को बना दिया है, अब उसको इनवैलिड करार करने के लिए आप घोषणा के लिए बात ला रहे हैं, तो ऐसे वसीयत को इनवैलिड करने के लिए कोई घोषणा नहीं की जाएगी, ठीक। तीसरा ये है कि ऐसा कोई डिक्लेरेशन जिसमें आप ये प्लेंटिफ जो है ये दावा कर रहा है कि कोई अनरजिस्टर्ड सेल डीड है, यानी रजिस्टर्ड नहीं है विक्रय पत्र, और उस विक्रय करार के अंतर्गत वो प्लेंटिफ अपने आप को परचेसर डिक्लेयर कराना चाह रहा है। तो अगर परचेसर बनना चाह रहे हो आप,
तो रजिस्टर्ड सेल डीड लेकर के आइए, अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर आप डिक्लेरेशन नहीं कर पाएंगे। चौथा कि कोई सक्सेसर सर्टिफिकेट बना हुआ है, अब उसको सब्सिडाइज करने के लिए आप डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं, वो भी नहीं होगा। पांचवा कि कोई भविष्य में आप किसी अधिकार को प्राप्त करने वाले हैं, आपकी पूरी उम्मीद है कि भविष्य में आप कोई अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त करने वाले हैं, उससे संबंधित आप घोषणा करना चाह रहे हैं, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। लास्ट है कि कोई ऐसा घोषणा करना चाहते हैं जिसके माध्यम से आप व्यापारिक लेन देन को रोकना चाहते हैं, यानी फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल और कमर्शियल ऑपरेशन, यानी कोई वाणिज्यिक गतिविधि हो रही हो उसको रोकने के लिए कोई घोषणा करना चाहते हैं, उससे संबंधित आप वाद लाना चाहते हैं, तो ऐसा ही घोषणा आप नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 34 से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम है रामचरण वर्सेस गंगा देवी 1972 सुप्रीम कोर्ट। इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ है कि अगर कोई वादी किसी संपत्ति पर अपने मालिकाना हक की घोषणा के लिए वाद लाता है लेकिन उस पर काबिज होने के लिए अपने अधिकार का प्रकट नहीं करता है, यानी क्लेम नहीं करता है, भले ही वो उस संपत्ति पर आंशिक रूप से ही काबिज क्यों ना हो, तो ऐसा सूट जो सिर्फ अधिकार की बात करता है, कब्जे की बात नहीं करता है, तो ऐसा सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। ठीक, अब अपने प्रॉब्लम पे आते हैं जो हम लोग के समक्ष आया हुआ था, उसका समाधान देखिए। वो ये है कि ए ने सूट फाइल किया अगेंस्ट बी का खिलाफ, डिक्लेरेटिंग हिज टाइटल, अपने मालिकाना हक किसी विशेष प्रॉपर्टी पर वो अपना घोषणा करवाना चाहता है और आगे उसने कोई रिलीफ नहीं मांगा। ठीक, साथ ही उसने सी को, जिसको बी बताता है कि उस प्रॉपर्टी पे जो मालिकाना हक है वो सी का है, उसको डिफेंडेंट के तौर पे शामिल कर लेता है और प्लेन को अमेंडमेंट कर देता है। ठीक, तो अब सवाल ये है कि क्या ऐसा डिक्लेरेटरी रिलीफ अगेंस्ट सी और बी के खिलाफ ए को मिलेगा? तो यहाँ पर सेक्शन 34 के प्रोवाइजो को ध्यान रखें तो इसमें सी ने तो अपने टाइटल क्लेम कर रखा है, उसके साथ उसने कोई और क्लेम नहीं किया है, जबकि वो कब्जे का भी डिमांड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बी जो है डिफेंडेंट बता रहा है कि वो किराएदार है, वहाँ रह रहा है, काबिज है, तो ए को जो है मालिकाना हक के साथ साथ उस प्रॉपर्टी पर अपने कब्जे का भी दावा करना चाहिए था, लेकिन उसने सूट में जिक्र नहीं किया और इसलिए सेक्शन 34 के प्रोवाइजो के अनुसार ये सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 34 का प्रोवाइजो यह कहता है कि कोई भी न्यायालय ऐसे डिक्लेरेशन को कभी नहीं डिक्री पास करेगा जो प्लेंटिफ उसके साथ डिक्लेरेशन साथ साथ अदर रिलीफ भी डिमांड कर सकता था, लेकिन वो नहीं करा, उसको छोड़ देता है, तो फिर ऐसे में न्यायालय घोषणात्मक डिक्री पास नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए प्लस के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।